Hello everyone, this is Prince Tiwari and I welcome you all on my YouTube platform. So आज का जो सेशन होने वाला है वो विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर होने वाला है। तो ये जो सेशन होने वाला है वो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और जब भी एग्ज़ाम में देखोगे ना, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि विस्कोसिटी होता क्या है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी किसको बोलते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि अगर लिक्विड है कोई, उसके टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते रहे हैं तो विस्कोसिटी में क्या चेंज होगा। अगर कोई गैस है तो उसके अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर विस्कोसिटी में क्या चेंज होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है। कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन, और बस केवल कॉन्सेप्ट के चलते स्टूडेंट लोग गलत करके आ जाता है। तो यहाँ आज देखेंगे हम लोग विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिफाइन कर दिया जाए। विस्कोसिटी समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दो फोर्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास मान लो कि एक ग्लास है, मान लो तुम्हारे पास ग्लास है और ग्लास में ना पानी भरा हुआ है। ग्लास में कुछ इस तरीक़ा से पानी भरा हुआ है, इस तरीक़ा से पानी भरा हुआ है। तो वाटर, सबसे पहले देखो कौन कौन संपर्क में है। सबसे पहले देखो इसमें कि वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, और दूसरा कि वाटर मॉलिक्यूल एंड ये ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन है। ठीक है, तो वही चीज़ अगर सेम मॉलिक्यूल, मतलब कि वाटर एंड वाटर H2O एंड H2O के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो कोई फोर्स वहाँ लग रहा होगा, उसी फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगाया गया फोर्स, लग रहा फोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। वही चीज़ जस्ट यहाँ पे देखो कि जो ग्लास से सटा हुआ, ग्लास के मटेरियल से जो सटा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों भी तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई तो फोर्स होगा तो उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। मतलब कि यहाँ पे जो ऐसे करके दिखा देते हैं थोड़ा सा ऐसे, एडहेसिव फोर्स मतलब H2O एंड ग्लास मॉलिक्यूल, मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। कितना बार ये वाला एग्जाम में आ चुका है कि कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं। तो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं जिसमें कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा फोर्स को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ये दो फोर्स के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, इसके बाद में विस्कोसिटी समझने से पहले एक दो टर्म और समझना होगा तुमको। जैसे कि देखो यहाँ पे ये मेरा हाथ है, ठीक है, हथेली है। इस मार्कर को हम इस तरह से मूव करवा रहे हैं, जब स्टार्टिंग में ये मार्कर, एकदम ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में ये मार्कर जब ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो हुआ क्या इसके साथ कि हमको कुछ ना फोर्स देना पड़ा इसको मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। इसका मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए कुछ फोर्स देना पड़ा। आखिर वो मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए फोर्स क्यों देना पड़ रहा है, आखिर कौन है जो रोकना चाहता है। तो ये हाथ बोल रहा है, ये जो मेरा हथेली है वो बोल रहा है इसको, मार्कर को, कि हम तुमको नहीं जाने देंगे आगे। वो रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है। जस्ट उसी चीज़ को ना यहाँ अगर फिगर वाइज बनाएं हम लोग, तो मान लो कि ये मेरा हथेली है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लो जिसका मास m है। ये चीज़ पढ़े होगा मैकेनिक्स में, m है, ये ना इधर स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। जैसे स्लाइड होने की कोशिश करेगा ना, ये सरफेस 1 और ये है 2, बॉडी 2, तो ये सरफेस 1 क्या इसको बोलेगा कि नहीं हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये रेसिस्टेंस पैदा करेगा।
रेसिस्टेंस पैदा करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा? जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, जिधर वो मूवमेंट करना चाहता है। तो मूवमेंट इधर करना चाहता है तो रेसिस्टेंस किधर पैदा करेगा? इस साइड में। और इसी को हम लोग बोलते थे फ्रिक्शन। इसी चीज़ को जस्ट बोलते थे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अगर बॉडी का मूवमेंट कुछ इस तरीका से है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। किसके किसके बीच में लगेगा? ये सरफेस और बॉडी के बीच में, कुछ यहाँ पे, ये सरफेस और बॉडी के बीच में, जस्ट यहाँ पे। आया समझ में? आखिर यहाँ ये बॉडी बोल रहा है, सॉरी ये बॉडी 1 बोल रहा है बॉडी 2 को कि हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे। रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। रेसिस्टेंस को ना समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल में से एक है, जैसे कि तुम देखे होगे गांव भर में गोतिया लोग, मतलब बहुत आदमी तो समझ नहीं पाएंगे इसको, मतलब नेबरहुड, मतलब आस पास के पड़ोस के आदमी। होता क्या है, जब भी तुम ना ऊपर उठने की कोशिश करो, तुम कुछ करने की चाहत रखो, वो ना दबाने की तुमको कोशिश करेंगे। मतलब कि वो तुमको रेसिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो ना रेसिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो वही होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब अगला जो पर्सन है या फिर जिससे भी कांटेक्ट में हो, वो तुमको आगे बढ़ने को अलाउ ही ना करे। जस्ट वही बात होता है क्या गांव भर में? अगल बगल का आदमी जब तुम आगे बढ़ने का, ऊपर उठने की कोशिश करो तो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। जस्ट वो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। जस्ट वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। बॉडी 1 बॉडी 2 को बोल रहा है कि हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे, वो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और यही सॉलिड के केस में होता है तो वो फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग। ये हुआ सॉलिड के केस में। लेकिन हम तो यहाँ सॉलिड के केस में देख लिए, यही सेम चीज़ क्या लिक्विड में भी होता होगा क्या? जब यहाँ पे देखो, फाइनली हम लोग विस्कोसिटी के तरफ बढ़ रहे हैं। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। ये तो सॉलिड के केस में देख लीजिए, सॉलिड के केस में रेजिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे लिक्विड के केस में, यहाँ पे लिक्विड को कुछ इस तरीक़ा से फ्लो करवा रहे हैं जिसका वेलोसिटी u है। सबसे पहला लेयर ऑफ द लिक्विड जो होगा, वो जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, इस सरफेस के संपर्क में आएगा, वो ना स्टक कर जाएगा। मतलब वो स्लिप ही नहीं करेगा। जो पहला लेयर होगा ना, कुछ इस तरीक़ा से इससे जुड़ जाएगा। मतलब उसका वेलोसिटी लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होगा। यहाँ जो फ्लूइड को तुम फ्लो करवाए, वो इस सरफेस से टकराने के बाद नो स्लिप कंडीशन में आ जाता है। मतलब कि वो एकदम स्टक कर गया। इसी को बोलते हैं हम लोग नो स्लिप कंडीशन। स्लिप ही नहीं करेगा, नो स्लिप कंडीशन, मतलब एकदम स्टक कर गया। ठीक है, पहला लेयर क्या हुआ? पहला लेयर तुम्हारा सरफेस के ऊपर स्टक कर गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा लेयर क्या इस तरीक़ा से आएगा क्या? इस पे दूसरा लेयर जैसे ही इस तरीक़ा से आएगा तो सरफेस जो मेरा हार्ड सरफेस था, हार्ड सरफेस इसको क्या बोल रहा था फर्स्ट लेयर को कि तुमको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जस्ट वैसे ही जो मेरा पहला लेयर ऑफ द लिक्विड है, वो दूसरे लेयर को वैसे ही बोलेगा क्या? वैसे ही जस्ट बोलेगा कि हम भी तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है। तीसरा लेयर, मान लो ये तीसरा लेयर है, ये थर्ड लेयर। सेकेंड लेयर जो इसका जस्ट एडजेसेंट लेयर है, वो भी जस्ट इसी तरह से बात बोलेगा और बोलेगा ये बात कि जो तुम हो ना, वो हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कौन बोलेगा? सेकेंड लेयर बोलेगा किसको? थर्ड लेयर को। जस्ट वैसे ही करते करते फोर्थ लेयर भी आ गया। फोर्थ लेयर को भी थर्ड लेयर बोलेगा, सेकेंड बोलने नहीं जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना, जो एडजेसेंट लेयर है वो बोल रहा है तुमको, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि तुमको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे ही ये बोलेगा कि आगे नहीं बढ़ने देंगे तो कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन जिसमें काबिलियत है वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जस्ट वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर है, जो कि एडजेसेंट लेयर अपने एडजेसेंट लेयर, नेबरहुड लेयर को, एडजेसेंट लेयर को वो क्या करता है? रेसिस्टेंस ऑफर करता है और बोलता है कि हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जस्ट यहाँ पे भी जस्ट सॉलिड के केस में भी हम लोग वही देखे थे कि सरफेस इसको क्या बोला था? हम तुमको आगे नहीं बढ़ देंगे। उसी रेसिस्टेंस को हम फ्रिक्शन बोलते थे। यहाँ पे डिफरेंट लेयर, एडजेसेंट लेयर जो डिफरेंट है एक दूसरे से, एडजेसेंट लेयर क्या बोल रहा है?
अपने एडजेसेंट लेयर से कि हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वही जो रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, वही होता है विस्कोसिटी। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी। मतलब कि विस्कोसिटी को क्या हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि विस्कोसिटी इज द रेसिस्टेंस, विस्कोसिटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन। व्हेन इट इज इन मोशन मतलब कि मान लो ये वाला फोर्थ लेयर है, हम क्या बताए थे, ये वाला फोर्थ लेयर है। जैसे ही फिफ्थ लेयर यहाँ पे आने लगेगा ना, तो ये फोर्थ लेयर क्या बोलेगा, ये फोर्थ लेयर ये बोलेगा कि तुम जो है सो आगे मूवमेंट मत करो, मेरा ऑर्डर नहीं है। मतलब कि ये जो है क्या बोल रहा है, रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है इस पे, इसको बहने नहीं दे रहा है। तो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा शियर फोर्स होगा, फोर्स लग रहा होगा तो बह रहा होगा, मतलब उसको ओवरकम कर ले रहा होगा। जो रेसिस्टेंस ये पैदा कर रहा होगा फोर्थ लेयर, वो फिफ्थ लेयर जो है वो ओवरकम कर ले रहा होगा, इसके कारण वो फ्लो हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है ना लेयर 4 लेयर 5 के ऊपर, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। जस्ट सॉलिड के केस में फ्रिक्शन बोलते हैं, सॉलिड के केस में, और लिक्विड एडजेसेंट लेयर के ऊपर अगर रेसिस्टेंस ऑफर करे तो उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ये है समझने का तरीका। तो विस्कोसिटी को अगर हम लोग डायरेक्ट लिखने जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो लेयर 2 है वो लेयर 4 पे लगाने जाएगा। ऐसा नहीं है कि लेयर 2 जो है वो लेयर 4 पे रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, हमेशा लेयर 2 लेयर 3 पे करेगा, लेयर 3 लेयर 4 पे करेगा। एडजेसेंट मतलब कि तुम्हारा अगर बगल वाला घर का है आदमी तो बगल वाला घर ही तुमको दबाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे गांव से कोई दबाने आएगा तुमको, जस्ट वही चीज़ रेसिस्टेंस का कहलाता है। इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एडजेसेंट लेयर, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, on the adjacent layer when it is in motion, जब वो मोशन में होगा तो। यहाँ पे भी जस्ट वही चीज़ था सॉलिड के केस में भी, जब ये मोशन स्टार्ट करने वाला था तो ये रेसिस्टेंस लगा रहा था। ये आगे क्यों बढ़ पाया, क्योंकि इसके पास उतना फोर्स है, कि वो रेसिस्टेंस को ओवरकम कर लिया। जैसे कोई तुमको दबाने की कोशिश कर रहा है बगल वाला आदमी, तुम आगे क्यों बढ़ पाए, उस रेसिस्टेंस को तुम मतलब घामे ही नहीं, उसको तुम मतलब नकार दिए और तुम्हें वो काबिलियत था, तुम आगे बढ़ गए। जस्ट वही चीज़ यहाँ पे भी है, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है और इस फोर्स इतना है कि ये फ्रिक्शन को समझ नहीं रहा है कुछ, इसको ओवरकम किया और आगे बढ़ने लगा, तो इसका मूवमेंट होता है, ऐसे बॉडी का मूवमेंट होता है। जस्ट वही यहाँ पे भी होता है लिक्विड के केस में भी। अगर ये वाला हम क्या बता रहे थे कि ये है एडजेसेंट लेयर 4, ये है लेयर 5, ये जो लेयर 5 आ रहा है, जब लेयर 4 बोल रहा होगा लेयर 5 होगा तुम आगे मत बढ़ो, तब भी लेयर 5 आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा होगा। किससे, इसके रेसिस्टेंस पैदा करने से। किसके रेसिस्टेंस पैदा करने से, लेयर 4 के रेसिस्टेंस से। तो जब फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लो पॉसिबल होगा, तो ये यहाँ पे बह रहा होगा। जस्ट वही चीज़ अगर केस में देखें कि कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर ये वाला देखो तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी 0 है, जो पहला लेयर होता है वो स्टक कर जाता है, तो पहला लेयर स्टक कर जाता है तो इसका वेलोसिटी 0 है। जस्ट वैसे ही जो वो पहला लेयर है दूसरा लेयर पे तुम्हारा रेसिस्टेंस पैदा किया, फिर दूसरा लेयर तीसरा लेयर पे, तीसरा चौथा पांचवा, तो कुछ इस तरीक़ा से वेलोसिटी डायग्राम बन जाता है, कुछ इस तरीक़ा से वेलोसिटी डायग्राम बन जाता है। और यहाँ पे जो तुम u वेलोसिटी दिए थे ना, यहाँ पे लाके अचीव होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, कोई फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का जो नीचे वाला एरिया का वेलोसिटी सबसे कम होगा 0 के बराबर, और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे वेलोसिटी होगा, सबसे ऊपर लेयर का।
जस्ट इसका अगर एग्जाम्पल तुमको अगर हम देना तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नदी का बहाव। कभी नदी में जाकर के केवल खड़ा होना, तुम जब खड़ा होगे ना तुमको एक चीज़ महसूस होगा वहाँ पे कि ऊपर का लेयर ना तुमको ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। अगर वो चीज़ महसूस तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या करना ना कि एक ना स्टिक लेना, एक छड़ी लेना, कहीं से एक स्टिक लेना और उसको मान लो कि कोई नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है, कोई नदी ऐसे बह रहा है, तुम क्या करो इसको ऐसे वर्टिकली ऐसे रखो और इसको छोड़ो। जैसे ही तुम छोड़ोगे ना तुम देखोगे कि ये वाला कुछ ऐसे करके फिर बहने लगा। आखिर ये वाला ऐसे नहीं बहेगा कभी, ये वाला देखना कि ऐसे करके बहने लगा, ये वाला कुछ देर के बाद ऐसे हुआ और ऐसे बहने लगेगा। क्यों? आखिर ये वाला ऐसे क्यों मुड़ा? क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी, ऊपर का वेलोसिटी है ना ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा वेलोसिटी से क्या हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे करके बहने लगा। और नहीं तो तुम ऐसे ही खड़ा हो जाओगे नदी में तो तुमको महसूस होगा कि ऊपर का जो लेयर है ना उसका वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे वाला लेयर का। यही वाला थ्योरम अप्लाई होता है, वहाँ भी विस्कोसिटी अप्लाई होता है। विस्कोसिटी है क्या? वो एक रेसिस्टेंस है ऑफर्ड बाय एडजेसेंट लेयर। एक लेयर दूसरे अपने नेबरहुड लेयर, नज़दीकी लेयर को रेसिस्टेंस ऑफर करता है और बोलता है कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके पास ज़्यादा बल होता है, ज़्यादा फोर्स होता है, ज़्यादा शियर फोर्स होता है, तो वो मूवमेंट कर लेता है। ठीक है, ये हुआ टोटल टू टोटल बात विस्कोसिटी के बारे में। अब एक बात और समझ सकते हो कि क्या, क्योंकि लिक्विड ना बहुत प्रकार के होते हैं, वाटर भी एक लिक्विड है, ऑयल भी एक लिक्विड है, तो पूछ सकते हो क्या विस्कोसिटी, और ये एग्जाम में आता भी है, तुम पूछ सकते हो कि क्या विस्कोसिटी ऑयल पे डिपेंड करता है क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे तुमको एक चीज़ बताए थे कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है। तो हर एक लिक्विड का अपना अपना कोहेसिव फोर्स होगा। जैसे कि ऑयल और वाटर का अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे देखो, एक तरफ ऑयल लिखें और एक तरफ वाटर लिखें, तो ऑयल के केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब एक दूसरे के मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ऑयल में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स इसमें ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, वही चीज़ वाटर में कोहेसिव फोर्स कम होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू ऑयल, और एज कंपेयर टू ऑयल। अब ये बताओ, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है ऑयल में, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है ऑयल में, तो विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा? ऑयल का ज़्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में। क्यों विस्कोसिटी ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा वो जुड़ा हुआ है, तो क्या वो बह पाएगा अच्छा से, और रेसिस्टेंस उसमें लग जाएगा। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में, ऑयल के दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा कि वहाँ पे जो फ्लो होगा वो बहुत ही धीमी गति से होगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस उसमें होगा। तो वही तो होता है, वही लिक्विड के केस में रेसिस्टेंस को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो इसमें इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसका विस्कोसिटी कम होगा, विस्कोसिटी कम होगा एज कंपेयर टू, दोनों लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? एक स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि ऑयल इज मोर विस्कस, ऑयल इज मोर विस्कस, या फिर हैज मोर विस्कोसिटी, ऐसे भी लिख सकते थे, हैज मोर विस्कस देन वाटर। और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्लूइड एंड फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फ्लूइड। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है और बार बार आता है कि विस्कोसिटी, अगर दो फ्लूइड है तो दोनों फ्लूइड का क्या विस्कोसिटी अलग अलग होगा? यस। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि कोहेसिव फोर्स दोनों का अलग अलग होता है।
और कोहेसिव फोर्स क्या है? सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फ्लूइड्स या फिर टाइप्स ऑफ फ्लूइड लिख सकते हो। डिफरेंट फ्लूइड ना लिख करके टाइप्स ऑफ फ्लूइड या फिर डिफरेंट फ्लूइड भी लिख सकते हो, जो मन है वो लिखो। मतलब कि अगर दो फ्लूइड है तो दोनों का विस्कोसिटी अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? उसका रीजन ये है। तो कुछ इस तरह से एग्जाम में आएगा, कुछ इसी तरह से एग्जाम में ये आता है। स्टार मार्क करके लिख लो और कॉपी और पेन के साथ बैठना है। जो स्टार मार्क बोल रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं इतना बात। सारा कुछ एग्जाम में पहले आ चुका है और आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारा चीज़ को डिटेल में बता रहे हैं, टोटल चीज़। ये हुआ विस्कोसिटी के बारे में कि आखिर ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है, क्यों कोहेसिव फोर्स के चलते विस्कोसिटी लगता है, विस्कोसिटी में कैसे लेयर होता है। एक एग्जाम्पल याद रखना, वो नदी वाला, कि नदी के केस में जब भी जाना आप नदी के आसपास तो तुम अपने फील करना कि ऊपर का लेयर ज़्यादा होता है। उसको अगर अपने से फील ना कर पाओ तो एक लकड़ी को डुबोना ऐसे वर्टिकली, लकड़ी को डुबोना ऐसे, और उसको देखना कि किस तरफ से वो मुड़ करके जाता है। देखना कि ऐसे मुड़ करके ऐसे फ्लो हो गया, क्योंकि यहाँ का फोर्स ज़्यादा हुआ ऊपर का, तो ये फिर वेलोसिटी ज़्यादा हुआ यहाँ का, तो ये ऐसे मुड़ करके चला गया। ठीक है, तो ये सारी बात याद रखना, और ये होता है विस्कोसिटी के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बताते हैं आगे। ये भी लिख लेना, इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड, ये इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और तुमको बताए थे स्टार्टिंग में, बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाला है। क्या आने वाला है कि अगर हम मान लो लिक्विड के केस में हम सबसे पहले ये देख लिए कि अगर दो टाइप का लिक्विड है तो दोनों का विस्कोसिटी अलग अलग हुआ, लेकिन हम बात करते हैं सेम लिक्विड। मान लो कोई एक टाइप का ऑयल है, उसी का बात करते हैं। अगर वो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो विस्कोसिटी में क्या चेंज होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। वो तो लिक्विड के बारे में हो गया। गैस के बारे में भी तो सेम क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उसमें विस्कोसिटी में क्या चेंज होगा। जस्ट वही टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सब लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन उससे आता है। क्वेश्चन उससे आता है कि आखिर चेंज करने पे क्या होता है। ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ लिक्विड, स्टार मार्क, जितना स्टार दोगे इसको उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड के केस में होता क्या है? जैसे कि मान लो कि वाटर, ठीक है, वाटर को ना, वाटर, अब तुम देखो यहाँ पे तुमको हम क्या बताए थे, एकदम बेसिक से समझाते हैं, टोटल टू टोटल बात समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ है, ये ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास है और इसमें वाटर है। हम क्या बताए थे? हम ये चीज़ बताए थे इसमें कि वाटर और वाटर के बीच, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सपोज दैट हम यहाँ पे एक मोमबत्ती जलाएं, मान लो यहाँ पे मोमबत्ती जलाएं जस्ट इसको हीट करने के लिए, क्या होगा? क्या होगा? हम पिछले एग्जाम्पल में क्या देखे हैं कि जिस फ्लूइड में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। पिछले अभी यहाँ पे लिखे हुए थे, पिछले वीडियो में, पीछे करके देख लेना 2 मिनट। यहाँ पे क्या लिखे थे हम कि जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा है उसका साफ मतलब है कि उसमें कोहेसिव फोर्स भी ज़्यादा है, मतलब कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। हम क्या किए, यहाँ पे हीटिंग करने की कोशिश किए। हीटिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश किए। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज इसका करेंगे ना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाएगा।
जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिस्टेंस बिटवीन वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया इसका साफ मतलब है जब जुड़ा हुआ था तो ज़्यादा कोहेसिव फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे ही टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर दिए तो उसमें क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स कम हो गया। इसका साफ मतलब है कि कोहेसिव फोर्स कम हो गया। और जब कोहेसिव फोर्स कम हो गया, लिक्विड के केस के बारे में बता रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किए तो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ा तो वहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, डाउन हो गया। और कोहेसिव फोर्स डाउन हो जाएगा तो मेरा क्या होगा बाबू, विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्स के कारण ही तो लगता है। ज़्यादा कोहेसिव फोर्स लगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है तो विस्कोसिटी कम है। तो यहाँ से क्या एक स्टेटमेंट आ सकता है क्या, डायरेक्टली कि इन केस ऑफ लिक्विड के केस में अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होगा, तुम्हारा विस्कोसिटी घट जाएगा। मतलब कि अगर फ्लूइड को पहले के अपेक्षा एडजेसेंट लेयर पे ज़्यादा स्पीड से तुमको फ्लो करवाना है तो तुमको उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। विस्कोसिटी कम हो जाएगा इसका मतलब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस कम होगा मतलब ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर जाएगा। ये होता है इसका मतलब। सेकेंड केस देखते हैं गैस के बारे में। इन केस ऑफ गैसेस के बारे में क्या है, ये तो लिक्विड के केस में था, इसको इधर कर लेना। गैसेस के केस में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे एक कंटेनर में ये गैस, ये देखो गैस है। गैस में क्या होता है, एटॉमिक डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड में। ठीक है, ये है गैस और ये था लिक्विड मेरा, ये मेरा था लिक्विड। ठीक है, तो ये गैस के केस में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड गैस के केस में। ठीक है, अब ना इसको हम जस्ट हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करें। जैसे ही इसको हीटिंग करोगे इसके मॉलिक्यूल के बीच में जिगजैग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जिग-जैग मोशन मतलब ये यहाँ पे है कुछ इस तरीके से ऐसे कहीं ना कहीं मूवमेंट करने लगेगा। ये यहाँ पे है तो कुछ इस तरीक़ा से मूवमेंट, मतलब मूवमेंट तेज हो जाएगा उसका। उसमें ना कुछ एनर्जी तुम दे दिए, और जैसे ही तुम उसका एनर्जी दिए उसका मूवमेंट तेज हो जाएगा। मतलब कि एक दूसरे से टकराने लगेंगे क्या, और जैसे ही टकराएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने लगेगा। जैसे ही दोनों के आपस में संपर्क में आ जाएंगे, पहले क्या था, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा नहीं थे, उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा था पहले, लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका जिगजैग मोशन मतलब मूवमेंट ज़्यादा हो गया, और जैसे ही मूवमेंट ज़्यादा होगा तो दोनों आपस में संपर्क में आएंगे कि नहीं, दोनों एटम संपर्क में आएंगे कि नहीं। जैसे ही दोनों संपर्क में आएंगे तो उसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब मूवमेंट तेज हो जाएगा। डायरेक्टली इसे लिखते हैं कि मूवमेंट ऑफ एटम्स इंक्रीजेज, ये है इंक्रीजेज का साइन। मूवमेंट ऑफ एटम्स इंक्रीजेज, और मूवमेंट ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोहेसिव फोर्स इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स इसका ज़्यादा होता है, उसका विस्कोसिटी भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी इंक्रीज होगा इन केस ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, कि अगर इन केस ऑफ गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या।
और यही कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है, और ये एक बार गेट के क्वेश्चन में आ चुका है। क्या आया है वो भी तुमको बता रहे हैं। जस्ट ये वाला होता क्या है, तुमको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इन केस ऑफ लिक्विड अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, और इन केस ऑफ गैसेस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। समझ गए? इसका साफ मतलब ये है कि लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट एडजेसेंट लेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर गैस के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट एडजेसेंट लेयर फॉर फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसका साफ मतलब ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो साफ मतलब कि गेट में क्वेश्चन कैसे आया था। जस्ट इसको ना थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मिटाते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था कि वाटर है, मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि वाटर है, वाटर का ना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। वाटर का क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले था वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और इनिशियली में जो इसका विस्कोसिटी है ना, जो विस्कोसिटी म्यू से डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू जो था सबसे पहले एक्स था। वाटर का जो गेट में क्वेश्चन आया था वो कुछ इस प्रकार था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर का जो विस्कोसिटी है वो एक्स है इनिशियली। इसके बाद हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो विस्कोसिटी में क्या होगा, 1.2x हो जाएगा, बी में 1.5x हो जाएगा, सी में 1.3x हो जाएगा, और डी में 0.9x हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं है, बट उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था गेट में कि इनिशियली वाटर का जो विस्कोसिटी x है, गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनिशियली वाटर का जो विस्कोसिटी x है, आफ्टर दैट उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी में क्या चेंज होगा और विस्कोसिटी कितना होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। साफ मारोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू कि टेम्परेचर इन केस ऑफ लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। तो कॉमन सेंस से तुम सोच सकते हो कि पहले विस्कोसिटी x था तो अब x से कम होगा, तो x से कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, और ये मार के आ जाओगे, यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन है ना 1.2x, 1.5x, 1.3x वो x से बड़ा है, बस केवल तुमको कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा गया कि तुम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो कि नहीं, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0.9x। जस्ट ऐसे ही गैस में भी बन सकता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन रेडी रहना गैस के लिए, कभी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट गैस के लिए। ठीक है, ये वाला उतार लो, इसके बाद उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं जल्दी से। इसके बाद बताते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, और भी उसमें बहुत सारा चीज़ है। वेट फॉर ए मिनट प्लीज़। अब देखो यहाँ पे विस्कोसिटी से किसको म्यू से डिनोट करते हैं, सबसे पहला बात विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं विस्कोसिटी का कहानी यहाँ ख़त्म हो गया। तो विस्कोसिटी में हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले विस्कोसिटी बोलते किसको हैं, उससे पहले हम लोग देखें कोहेसिव फोर्स के बारे में, एडहेसिव फोर्स के बारे में, फिर सॉलिड के केस में कैसे रेसिस्टेंस लगता है, रेसिस्टेंस कहते किसको हैं, उसके बाद विस्कोसिटी देखें। इसके बाद लिक्विड के केस में देखें टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, और गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो इतना सारा कुछ हम लोग डिटेल व्यू में देखते हैं। इतना अगर देख करके केवल नोट डाउन करके रिविजन करके चले जाते हो ना, एक भी क्वेश्चन विस्कोसिटी से नहीं छूटेगा, डायरेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है। न्यूटन बाबा ने बोला कि जो शियर स्ट्रेस है ना, शियर फोर्स के कारण फ्लो हो रहा था, तो जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट से। क्या बोला उन्होंने कि शियर
स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस जिसको कि टाउ से हम लोग डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट समझाते हैं इसको, क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब कि कितना हाइट पे कितना चेंज इन हाइट पे कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब कि डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट। किसका हाइट? दो फ्लूइड का हाइट, जो फ्लूइड जो बह रहा है ना उसका हाइट, ठीक है। अब इसको ना न्यूमेरिकल में समझेंगे हम लोग कि कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बस इतना समझो कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dy, या फिर इसको डायरेक्टली v बाई y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा, जैसा कि नियम है। टाउ इज इक्वल्स टू कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा क्या, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं विस्कोसिटी। जस्ट यही वाला आता है यहाँ पे, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू v बाई y, और ये क्या है, म्यू है तुम्हारा विस्कोसिटी। म्यू है तुम्हारा क्या चीज़, विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं सिंपल विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। विस्कोसिटी भी डायरेक्ट बोलेंगे, अगर विस्कोसिटी पूछ दिया तो यही म्यू के बारे में बात कर रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी बोला तो यही म्यू का बारे में बात कर रहा है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोला तो इसी म्यू का बात कर रहा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइप का और विस्कोसिटी होता है, अभी आगे देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, टाउ इक्वल्स टू म्यू v बाई वाई। वी क्या है, वेलोसिटी, वाई क्या है, डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जस्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये प्लेट ना फिक्स है, ये प्लेट को क्या है, फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है। अब इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब दूसरा एक प्लेट है, यहाँ पे देखो, ये इस फ्लूइड के साथ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इस फ्लूइड के साथ फ्लो हो रहा है। तो बताइए कि शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू v बाई वाई। म्यू किसका यहाँ पुट होगा, म्यू इस फ्लूइड, जो ये फ्लूइड है ना, फ्लूइड इसका तो हर एक फ्लूइड का अलग अलग विस्कोसिटी होता है, तो अलग अलग विस्कोसिटी होता है, तो ये फ्लूइड का म्यू हो गया। वेलोसिटी किसका, ये जो कितना वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है इस फ्लूइड पे, तो इसका वेलोसिटी v हो गया, और y डिस्टेंस किसका हो गया, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वर्टिकली डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड सपोर्ट या फिर फिक्स्ड प्लेट फ्रॉम द मूविंग प्लेट, ऐसे बोल सकते हो। y क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड प्लेट फ्रॉम मूविंग प्लेट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड प्लेट एंड मूवेबल प्लेट, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो y भी समझ में आ गया क्या है, v भी और म्यू भी, ठीक है। म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड। तो यहाँ से टाउ डायरेक्ट निकल जाएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन आया है, और कितना बार आया है गेट के एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में भर के क्वेश्चन आया है, भर के क्वेश्चन है। टाउ इक्वल्स टू म्यू v बाई वाई, बस इसको पुट करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तो यहाँ तक आया है ना, क्वेश्चन तो यहाँ तक आया है कि इस डायनेमिक विस्कोसिटी का, क्वेश्चन यहाँ तक आया है कि इस डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है। कैसे निकालोगे यूनिट, रटोगे क्या, नहीं, रटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे हम तुमको सिखाते हैं कि यूनिट के साथ कैसे खेला जाता है, यूनिट को, किसी भी यूनिट को कैसे निकाला जाता है। ये वाला क्वेश्चन ना नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, कैसे आता है, क्या मतलब है, ये तीनों चारों का। अब यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ म्यू के बारे में बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ट्रिपल स्टार दे दो यहाँ पे। यूनिट ऑफ म्यू क्या होता है, अब देखो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू v बाई वाई, टाउ इक्वल्स टू म्यू v बाई वाई। अब ये तो
टाउ है शियर स्ट्रेस, है तो स्ट्रेस ही ना, स्ट्रेस कितना होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया इज इक्वल्स टू म्यू वी बाई वाई। और ये एक और इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नहीं बन गया, एफ बाई ए इक्वल्स टू म्यू वी बाई वाई। और यहाँ पे एक और इक्वेशन की तरह लिख देते हैं कि एफ बाई ए शियर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल्स टू म्यू वी बाई वाई। ये भी तुम कभी भी न्यूमेरिकल में ये वाला पुट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं दिया रहेगा तो फोर्स और एरिया दे दिया रहेगा, उससे क्या मतलब है, तुमको तो निकालना है स्ट्रेस ना, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ बाई ए इक्वल्स टू म्यू वी बाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो म्यू को लिखना है, म्यू को जैसे ही लिखना है वाई को यहाँ ऊपर ले आएंगे और वी को नीचे ले आएंगे, तो एफ बाई ए इंटू वाई डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबका ना यूनिट लिख दो, जो म्यू इक्वल टू इतना है ना, तो इतना का यूनिट जो होगा वही म्यू का यूनिट होगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल फोर्स का कितना यूनिट होता है, न्यूटन, न्यूटन। वाई है, वाई क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यही है, यही है। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, चलो रेड पेंसिल से कैंसिल करते हैं, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकेंड ऊपर चल जाएगा, क्या हुआ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और यही है डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको कि सिंपली विस्कोसिटी बोलते हैं। यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसको 4 स्टार दे दो, चारों कोना पे स्टार, क्योंकि ये बहुत बार जेईई के एग्ज़ाम में आ चुका है, झारखंड एसएससी में हो सकता है कि आ जाए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसका ना एक और यूनिट होता है पॉइज, 1 पॉइज। ठीक है, तो यहाँ एक और यूनिट होता है, यूनिट ऑफ इसका पॉइज। ये एसआई यूनिट में नहीं है, लेकिन एक पॉइज को कितना एसआई यूनिट बोलते हैं ये भी तो बता सकते हैं। तो 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 एसआई यूनिट, मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कभी कभार ये वाला भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसको भी स्टार मार्क करके लिख लेना। 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीक़ा से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट आ चुका है एग्जाम में। 1 पॉइज इक्वल टू कितना एसआई यूनिट होता है ये भी आ चुका है एग्जाम में, तो दोनों को स्टार मार्क करके कॉपी में लिख लेना और रिविजन कर लेना। अभी हम तुमको क्या बता दें, ये हुआ टोटल टू टोटल न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। उसमें विस्कोसिटी कैसे आता है और क्या क्या है, इसमें सारा कुछ तुमको समझा दिए। कैसे न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इस न्यूमेरिकल को एक और फॉर्म में, इस फॉर्मूला के एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब तुमको एक बात बताते हैं कि अभी बताए थे ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, एक चीज़ और बताते थे कि एक टाइप का और होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आखिर उसको क्यों, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। अब देखो वो क्या हुआ, जस्ट इतना ही डिस्टेंस हम बना देते हैं तो मिटाना पड़ेगा फिर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसको हम लोग म्यू से डिनोट कर देते हैं, इसको म्यू से डिनोट कर देते हैं, इसको न्यू से। ठीक है, कुछ इस तरीका से शेप है, देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर निकालना रहेगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू म्यू बाय डेंसिटी रो। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब ये बता रहे हैं तुमको ना, इसमें भी क्वेश्चन आता है
कि यहाँ पे बोल दिया कि डायनेमिक विस्कोसिटी निकालिए, अगर उसके बाद भी तुमको बोल दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो तुम यहीं तक नहीं रुक सकते हो, उसको डेंसिटी से डिवाइड करके तुमको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ तक भी आता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट कैसे निकालेंगे, जस्ट ऐसे ही जैसे यूनिट के साथ ऐसे खेल रहे थे। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट डिवाइडेड बाई डेंसिटी का यूनिट, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट कितना है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी का यूनिट कितना होता है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको ऊपर लेके चल जाओ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी, ऐसे हो लिख सकते हैं हम इसको। अब न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन इक्वल्स टू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। अरे भाई फोर्स इज इक्वल्स टू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे केजी और इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही ना न्यूटन इज इक्वल टू होता है। तो न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी। ठीक है, अब अच्छा सॉरी यहाँ पे ये एक सेकेंड केवल भूल गए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सॉरी सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केजी केजी कैंसिल हो गया, केजी और केजी कैंसिल हो गया, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर क्यूब को काट देगा, केवल 1 मीटर बच जाएगा। यहाँ 1 सेकेंड है तो ये सेकेंड और ये स्क्वायर को काट देगा, 1 सेकेंड बचेगा, बचा कितना, ये वाला 1 मीटर, ये वाला 1 मीटर और नीचे सेकेंड, तो हुआ कितना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये किसका यूनिट हुआ, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, म्यू का, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि डायनेमिक विस्कोसिटी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये वाला ना एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो डायरेक्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में मारना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो तुमको क्या यहाँ से लेकर के यहाँ हो गए, इसलिए हम डिटेल्ड एनालिसिस में तुम लोगों को बता दिए कि कभी नहीं भूलोगे, ऐसे करके निकालोगे। तो होता क्या है कि ऑप्शन में ना कभी सेकेंड को नीचे कर देगा, कभी मीटर स्क्वायर को ऊपर कर देगा, कभी न्यूटन को। अगर तुम कंफ्यूज हो ना, यहाँ से निकालो ना सीधा, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, यूनिट के साथ कैसे खेलते हैं वो भी तुम लोगों को बता दिए, डायरेक्ट यहाँ से जाकर के निकाल लो और सटीक आंसर मारो। ऐसा नहीं कि निगेटिव मार देना है, वो निगेटिव वाला भी गया और तुम जान रहे तो वो भी गया, तो ऐसा गलती नहीं करना है कभी भी। ठीक है, ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो। और आज का सेशन है विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, विस्कोसिटी के बारे में और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी में क्या देखें, उसमें कैसे रेजिस्टेंस लगता है, लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज किए तो विस्कोसिटी में क्या चेंज होगा, गैस के केस में क्या होता है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखें, जिसमें कि डायनेमिक विस्कोसिटी किसको कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसको कहते हैं। यूनिट के साथ हम लोग खेलें कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कैसे ये न्यूमेरिकल बनाया जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको शेयर कर देना, ताकि सारे दोस्त लोग भी तुम लोग को देखें, तो उन लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। शेयर करो, अगर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।